अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तानिया का यूं गेट से लौट जाना मरियम को अचंभे में डाल रहा था। वो अंदर आकर बाबा जान के कमरे में चली आई। अजीब सी बात है बाबा जान, अभी तानिया आई थी, गाड़ी से निकली भी। फिर कुछ सेकंड फोन पर बात करके वो वापस गाड़ी में बैठकर चली गई। कोई जरूरी काम निकल आया होगा। बाबा जान ने किताब बंद करके चश्मे में से उन्हें देखा। बताकर जाने में क्या हर्ज था, अब मैं बेटी परेशान होती रहूंगी। वो बोले तो बाबा जान मुस्कुरा दी। तो बेटा मत परेशान होना। उन्होंने सुना ही नहीं। ऐसा करती हूँ, उसे फोन कर लेती हूँ। वो बोलकर उठी और कमरे में रखे टेलीफोन सेट से ही नंबर डायल करने लगी। कुछ देर रिसीवर कान से लगाकर उन्होंने वापस रखते हुए कहा, फोन बंद है, आ जाएगी थोड़ी देर में। परेशान क्यों हो रही हो? वो रसान से बोले, आप ठीक है ने। नाचार वो खामोश होकर बैठ गई। मगर जब तानिया को गई 1 घंटे से ज्यादा हो गया तो वो अपनी परेशानी छुपा नहीं पाई। उस बीच जो तानिया का मोबाइल भी ट्राई करती रही, पर कांटेक्ट नहीं हो सका तो उन्होंने नूरुल हुदा को फोन कर दिया। बेकार में परेशान हो रही हो, आ जाएगी, बच्ची नहीं है, फिर जहाँ भी गई है खुद अपनी मर्जी से गई है। पर उसका मोबाइल क्यों बंद है? अच्छा देखो मैं घर आ रहा हूँ, अब तुम आराम से बैठ जाओ, परेशान मत होना। फिर वो कुछ देर में ही घर आ गए थे। अभी तक किसी ने खाना भी नहीं खाया था। नूरुल हुदा चेंज करके आया और खाना लगवा दिया। खाना खाकर उन्होंने बच्चों को सोने के लिए भेजा कि उन्हें सुबह कॉलेज जाना था। बाबा जान को उन्होंने कमरे में जाने को कहा, न वो खुद ही गए और अब वो तीनों लॉन्च में तानिया के आने का इंतजार कर रहे थे। 11:30 बजे तक बाबा जान भी ठीक ठाक परेशान हो गए थे। परेशान तो अब नूरुल हुदा भी थे, मगर चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दे रहे थे। लेकिन उनका इस्तराब भी अब महसूस हो रहा था। वो बार बार तानिया का नंबर ट्राई कर रहे थे। 12 बजे के करीब उसकी कार पोर्च में आकर रुकी तो मरियम एकदम ही बाहर जाने को खड़ी हो गई। खुद नूरुल हुदा की भी जान में जान आई, मगर वो मतानत से बोले, नॉर्मली बिहेव करना, देर सवेर हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मरियम ने इस बात में सर हिला दिया। तानिया लॉन्च में आई तो उसका धुआं चेहरा देखकर नूरुल हुदा और बाबा जान भी परेशान हुई। अपनी जगह से उठ खड़े उनके चेहरे देखकर तानिया की नजर घड़ी पर गई और वो शर्मिंदा सी हो गई। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। वो तो कोई बात नहीं, मगर मोबाइल तो ऑन रखना चाहिए था। बाबा जान नरमी से उसकी गलती की निशानदेही कर रहे थे। मोबाइल ऑफ तो नहीं है? बोलते उसने अपना मोबाइल चेक किया, बोली, ओहो बैटरी लो है, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही। मरियम अपनी फिक्रमतें छुपा नहीं पाई। तानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पास आके उसका गल थपक कर बोले, जाओ जाकर सो जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। तानिया रोई तो नहीं, मगर माँ को पास लेकर उसकी आंखें नम हो गई। वो आहिस्ता से उनके गले लगी। मरियम ने घबरा कर नूरुल हुदा की तरफ देखा। वो भी उलझे हुए लग रहे थे। तानिया क्या हो बेटा, परेशान हो? मामा को बताओ अच्छे। वो प्यार से उसकी पीठ थपक कर उसे रिलैक्स कर रही थी, पर वो चुप ही रही तो परेशानी से कहने लगी, तानिया बेटा कुछ बोलो, देखो पापा भी परेशान हो रहे और दादा जान भी फिक्रमंद है, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तानिया ने अपने पापा की तरफ देखा और फिर दादा की तरफ। वाकई सब परेशान हो गए थे। मरियम से अलग होकर उनसे बोली, मैं ठीक हूँ मामा, आप सब टेंस न हो। कैसे न हो जब तुम टेंस हो मामा? तानिया उनकी बात काट कर बोली, अंसर अच्छा लड़का है, आप उसे हाँ कहते, तुम खुश हो? उसकी ठोड़ी छूकर बोले तो तानिया कसरन जरा सा मुस्कुरा कर कहने लगी, ऑफकोर्स मामा, अपनी मर्जी से शादी पर राजी हूँ, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की। फिर खुश क्यों नहीं होंगी? अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, अब सुबह बात होगी। अपनी बात कहकर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी। लॉन्च में खड़े तीनों शख्स अपनी अपनी सोच की गिरफ्त में थे। नूरुल हुदा ने अपना कदम उठाया तो बाबा जान उनका इरादा भाप कर बोली, इस वक्त तानिया को अकेला छोड़ नूरुल हुदा फिलहाल वो कुछ नहीं बताएगी। नूरुल हुदा उनकी तरफ देखकर जहरखंद लहजे में बोली, मैं अपनी बेटी को उसके दुखों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, जैसे आपने अपनी बेटी को तनहा छोड़ दिया था। मलिहा के जिक्र पर मरियम के तन बदन में आग लग गई थी, मगर मुसलहत वो कुछ बोले बगैर पलट कर अपने कमरे में चली गई। नूरुल हुदा ने एक नजर जाती हुई मरियम को देखा, फिर खुद भी सीढ़ियां चढ़ने लगी। लॉन्च में तैनात रह गए। बाबा जान की आंखें नम हो गई। मलिहा की मौत के लिए नूरुल हुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। उनके गल भीगते जा रहे थे। नूरुल हुदा ने तानिया के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर देखा। लाइट बल्ब की रोशनी में वो दूसरी तरफ करवट ले बेड पर लेटी थी। आहिस्ता से दरवाजा बंद करते बेड पर बैठकर वो कुछ भी भूले बिना उसके गालों में उंगलियां चलाने लगी। तानिया निचला उठ दांतों में दबाए बेहिस लेटी रही। फिर उसे रहा नहीं गया तो एकदम से पापा कहती पलट कर उनसे लिपट गई। पापा की जान, उसकी गिर्द बाजू फैलाते नूरुल हुदा ने तानिया को अपनी पुरशफकत हिसार में ले लिया। उसका नाम शायान है। मैं उससे पहली बार फाइजा के घर पर मिली थी, फिर वो कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी आया था। उनके सीने पर सर के आंसू के बीच अटक अटक कर बताने लगी थी। धीरे धीरे उसे टपकते नूरुल हुदा हर सेकेंड के साथ 1 इंच खौफ की दलदल में धंसती जा रही थी। वजदान और मलिहा का जिक्र किए बगैर तानिया ने अपने 3 सालों का हर
पल खोलकर उनके सामने रख दिया था। अपनी सोचों से उबरकर नूरुलहुदा ने अपने सीने पर सर कर सोती तानिया को देखा। न जाने वो सो गई थी। नूरुलहुदा को याद आया वो बचपन में भी अक्सर कहानी सुनते उनके सीने पर सर कर सो जाया करती थी, मगर आज वो कहानी सुनाकर सोई थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान देखते उन्होंने कहानी की आखिरी जुमलों को याद किया। वो कहता है मुझसे शादी नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स का कोई प्रॉब्लम है, पर आप फिक्र मत करें पापा, मैं उसे भूल जाऊंगी। भूल जाना आसान नहीं होता, उसके चेहरे से बाल समेटकर माथा चूमते हुए नूरुलहुदा ने सोचा था। फाइजा के पास अल्फाज का जखीरा खत्म हो चुका था, फिर अब बोलने को बचा भी क्या था। सब कुछ तो कह चुकी थी। एक निगाह सबके चेहरों पर डालकर वो किसी की कहे बिना ही वहां से चली गई। किसने सोचा था रात में आग लग जाएगी। खामोशी को तोड़ते हुए समद ने वजदान से पूछा, अब तुम क्या करोगे? दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए बैठे वजदान फैसले पर पहुंच चुके थे। मैं हादी भाई से मिलना चाहता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए? आफाक बरस पड़ी। इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा जानते हो? शायन की बात बिल्कुल ठीक है, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाए तो बेहतर है। उस मामले को यहीं ख़त्म कर दो। अगर मामले को हवा दोगे तो बड़े तूफान खड़े होने का खतरा है। अगर तूफान मेरी ज़िंदगी से नहीं टलते तो कोई क्या कर सकता है? कम अज़ कम खुद से तूफानों को दावत मत दो, फिर तुम्हें नूरुलहुदा से बात करने की ज़रूरत भी क्या है? जब शायान और तानिया खुद ही अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने का फैसला कर चुके, समीरा ने उलझ कर कहा, ऐसे फैसले इज्जत की जगह कुछ नहीं देते और मैं शायान को तकलीफ से गुजरता नहीं देख सकता। आखिरी सांस भी अजियत से लेने की गारंटी देकर किस्मत ने शायान को मुझे सौंपा था। वो मेरे जीने की आखिरी वजह है। आफाक ने तरहम से उन्हें देखा, और जिस दिन तुमने कसर फारूकी में कदम रखा फूफा जान तुमसे तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी छीन लेंगे। तो क्या करूं? अपने बेटे की जिंदगी गिरवी रखकर अपने साथ से उधार मांग लूं? मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। दो टोक अंदाज में बोली, फिर कहा, मलिया कहा करती थी मोहब्बत बोझ नहीं होती, फिर भी झुका देती है। मैं जानना चाहता हूँ उसकी बात में कितना सच है। शायन अपने घर के पोर्च में पुलिस जीप रोक कर उतरा, लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे में आ गया। शर्ट के नीचे जिस्म का वो हिस्सा जहाँ उसे तानिया के आंसुओं की नमी महसूस की थी, अब भट्टी की तरह से लग रहा था। शर्ट पैंट से बाहर खींचकर उसने गिरेबान के बटन खोल दिया और दूसरे हाथ से अपने शाने को मसलने लगा, मगर सांस की आमदरफ्त बस थोड़ी मुश्किल ही रही। अंदरूनी कश्मकश जुनून का रूप धार चुकी थी। उसने अपने हाथ का मुक्का बनाकर एक धाड़ के साथ सामने दीवार पर दे मारा। अब वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए दीवार पर मुक्की बरसा रहा था। उसके दोनों हाथ जख्मी हो चुके थे और उनसे खून बहने लगा था, फिर भी वो रुका नहीं। उसकी तवाना बाजों की ताकत से दीवार का पेंट तक उखड़ चुका था, मगर दीवानगी के कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। अब उसने कमरे में रखी चीज़ों को उठा कर फेंकना शुरू किया। उसका दिल चाह रहा था पूरी दुनिया को तहस नहस कर दे। कुर्सी को उसने अपनी ठोकर से उलट कर दिया था। बेड पर से तकिया और चादर हवा में उछाल दी। साइड टेबल से लैंप उठाकर दीवार पर मारने का इरादा था कि उसके तार में उलझकर साथ रखा फ्रेम टेबल पर उलट गया। अम्मी, लैंप छोड़कर उसने मलिहा की तस्वीर वाला फ्रेम दोनों हाथों में किसी कीमती मगर नाजुक शे की तरह एहतियात से पकड़ लिया और अपने आस्तीन से फ्रेम के शीशे को साफ करके चुमने के बाद सीने से लगाता कमरे के वश में आकर फर्श पर बैठ गया। दीवाने की आंसू में ढल गई थी। तस्वीर पर हाथ फेरता हुआ सरगोशियों में कह रहा था, कितने आराम से आप मुझे छोड़कर चली गई। अपने वजूद के हिस्से से कोई ऐसे बेनियाज होता है? जिंदगी के हर पल में मैंने आपकी कमी महसूस की है। कहते हैं औलाद तकलीफ में हो तो माँ कब्र में भी बेचैन हो जाती है। आज मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ से गुजर रहा हूँ। क्या आप चैन से हैं? कैसी माँ है? कभी मुझे गोद में नहीं लिया, कभी मुझे लोरी नहीं सुनाई। मैं ठोकर खाकर गिरता तो कभी आपके हाथ मुझे थामने को नहीं पड़े। तरस गए आपके एहसास को, पर क्या आज भी मुझे आपकी आगोश नहीं मिलेगी? अम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, अब कैसे मेरी तकलीफ पर चुप रह सकती है? आज तो आ जाए। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि अपने माँ के गले लग सकूं? मरिहा की तस्वीर को सीने में भींच कर फूट फूट कर रो पड़ा। आई एम मिसिंग यू अम्मी। अब तक अपनी ज़िंदगी आपके बगैर ही जीता आया हूँ, पर आज आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। एक बार तो आकर मुझे सीने से लगा ले अम्मी प्लीज़। माँ क़यामत के दिन अपनी औलाद को दूध की बहती धारें बख्शेंगी। मैं क्या रोज़े अशर भी खाली दामन लेकर आपके पास आऊँगा? कुछ तो मेरे पास भी हो अम्मी। अम्मी प्लीज़ अम्मी, अल्लाह के लिए। वो 27 साल का भरपूर जवान माँ को पुकारता छोटे बच्चे की तरह मचल मचल कर ऊँची आवाज़ में रो रहा था। तभी उसके दिल में दबी शदीद ख्वाहिश ने वाहमे का रूप धार लिया। खुली खिड़की से आती हवा ने उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को समेटा था, मगर शायन को उस हवा पर नरम उंगलियों के लमस का गुमान हुआ था। फिर उसे महसूस हुआ था कि उन्हीं उंगलियों ने उसके चेहरे पर से नमी को समेटा। उसने सख्ती से बेचते अपनी आंखों को धीरे से खोल दिया। आंखों की धुंधलाहट ने एक पेकर को तराशा था। अम्मी, उसकी आवाज़ में इतना सुकून था जैसे भीड़ में बिछड़े बच्चे को अचानक की माँ नजर आ जाए।
मलिहा ने झुककर उसकी पेशानी पर होंठ रख दिए। 27 साल में पहली बार उसने ममता का लमस महसूस किया था। उसे लगा उसके जलते तपते वजूद में किसी ने पानी के छींटे डाल दिए हों। उसने बेखुद होकर मलिहा के आगोश में सर रख दिया। उसके जुनून को करार आने लगा और एक सुकून सा उसके रग-उब्बे में सरायत कर गया और वो धीरे धीरे आंखें मूंद गया। घर पहुंचती वजदान सीधे शायान के कमरे में आए थे। कमरे में फैली अफ्तरी पर नजर डालकर शायान के पास आ बैठे, जो कारपेट पर बेतरतीबी से लेटा बेसुध सो रहा था और मलिहा की तस्वीर उसके दाएं गाल के नीचे दबी थी। उसके दोनों हाथों की पुष्ट पर जमी खून को देखकर वजदान की पेशानी पर चिकनी उभर आई। माँ पर गया है। इसकी दीवानगी भरी जज्बातियत पर वजदान हमेशा एक जुमला दोहराती थी। उठकर अपने कमरे में आए और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर किचन में आ गई। स्टील के बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म किया, फिर उसे होल्डर से पकड़कर वापस शायान के पास आ गई और नीम गर्म पानी में डिटोल मिलाकर रुई भिगो कर उसके हाथों पर से जख्म साफ करने के बाद फर्स्ट एड बॉक्स से मरहम निकाल कर लगाया। फिर दोनों हाथों पर बारी बारी पट्टी लपेटी। उस काम से फारिग होकर रोटी और तकिया तलाश करके शायान के सराने दो जानों होकर बैठी और रास्ता से उसका सिर अपनी गोद में लेकर मलिहा की तस्वीर उसके गाल के नीचे निकाली और तकिया रखकर उसका सर तकिए पर डाल दी। फिर वहीं बैठे शायान के बालों में उंगलियां चलाने लगी। आज वजदान को भी मलिहा बहुत शिद्दत से याद आ रही थी। अगले दिन तानिया दिन चढ़ते सोती रही, क्योंकि छुट्टी का दिन था इसलिए किसी ने जगाया भी नहीं। 12 बजे उठी तो नाश्ते में सिर्फ चाय का कप पी लिया और बाद में सबके साथ दोपहर का खाना खाया। किसी भी तरह के सवाल जवाब से बचने के लिए उस तरह उमीर और उज़ैर के साथ रही और खाने के बाद खुद ही क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बना लिया। उज़ैर बैटिंग कर रहा था, नूरुल हुदा बॉलिंग करा रही थी, तानिया और उम्मीद फील्डर्स से और बाबाजान एम्पायर। मरियम स्टैंड में बैठे शायकीन की तरह नारे लगा रही थी, शाबाश, छक्का लगाओ इस बॉल पर। जब तक नूरुल हुदा खुद बेहोश होकर न गिर पड़े, विकेट नहीं छोड़ना। बॉलिंग के लिए भागते नूरुल हुदा रुकी और उनकी तरफ देखकर कहा, ओ बीवी, अल्लाह का खौफ करो, शोहर का बहुत हक होता है। वो तुर्की बतुर्की बोली, मैं सिर्फ बीवी नहीं माँ भी हूँ और माँ के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि बच्चों का बाप भी नहीं। कमान उज़ैर, आज जरा अपने बाप के चिक्के तो छड़ाओ। उदास मत हो पापा, नूरुल हुदा की उतरी शक्ल देखकर तानिया उनसे बोली, बीवी न सही पर बेटी आपके साथ है। थैंक यू स्वीट हार्ट, वो मजलूमियत से बोले, मेंशन नॉट, बस आप जल्दी से उज़ैर को आउट कर दें, फिर मैं बैटिंग करूंगी। उमर घूर कर बोला, देखा पापा, ये लालची खातून आखिर आपका साथ क्यों दे रही है? इधर आओ तुम्हें बताती हूँ। नाक पर अनेक सही करके उमेर पर झपटी। जिसको मार कटाई करनी है शौक से कर ले, पर याद रखना किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ओके ओके। बाबाजान की वारी पर सब अपनी पोजीशन पर वापस चले गए। नूरुल हुदा फास्ट बॉलर थे। लंबे रन अप के साथ उन्होंने बॉल फेंकी, जिसे उज़ैर ने लॉन से बाहर भेज दी। एंड दैट्स ए 6। अंपायर ने कमेंट्री की और मरियम तालियां बजाने लगे। बॉल के पीछे भागती तानिया ने सफ़ेद शलवार कमीज में वजदान को वॉचमैन के साथ गेट पर देखा तो ठिठक कर रुकी। फिर फौरन उसने पलट कर नूरुल हुदा और बाबाजान की तरफ देखा। वो लोग भी वजदान को देख चुके थे। नूरुल हुदा ने वॉचमैन को आवाज़ लगा कर कहा, आने दो। वजदान इजाज़त मिलते उस तरफ आ गए। तानिया को उन्होंने कसरत नज़रअंदाज कर दिया था। नूरुल हुदा भी कुछ कदम आगे बढ़ आए। अस्सलाम वालेकुम। वजदान ने अपने हाथ भरी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ मुसाफा के लिए बढ़ाया, जिसे थामते हुए नूरुल हुदा के चेहरे पर वैसी अजनबी थी जैसी बाबाजान के चेहरे पर थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे है हादी भाई? ये हादी कौन है? उज़ैर ने आंखें नचाकर उम्मीद से पूछा। उसने कंधे उचकाकर नाइल्मी का इजहार कर दिया, मगर नूरुल हुदा चौंक गई थी। उन्होंने गौर से वजदान के चेहरे को देखा और पूछा, आप हैं कौन? उन्होंने धीरे से कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है। नूरुल हुदा और बाबाजान ठिठक गई, जिसे महसूस करके भी वो बोली, शायद आपको याद न हो, पर मैं आपसे एक बार पहले मिल चुका और आज हमारी दूसरी मुलाकात है। नूरुल हुदा ने गौर से उन्हें देखा। अगर तुम वजदान मुस्तफ़ा हो तो यह हमारी दूसरी नहीं बल्कि तीसरी मुलाकात है, और ये माना मेरे लिए मुश्किल है कि तुम इस दूसरी मुलाकात को कभी भूल पाओगे। नूरुल हुदा ने ठहर कर कहा, बहुत सी यादें ऐसी होती जिन्हें इंसान भुला नहीं पाता, मगर उन्हें भूल जाने की ख्वाहिश तो कर सकता है। उन्होंने ज़ेर लब कहा। फिर नूरुल हुदा से बोले, मैं जानता हूँ हादी भाई, मुझसे मिलना आप और बाबाजान के लिए कुछ ऐसा खुशगवार भी नहीं, बल्कि शायद बाबाजान तो मेरी सूरत भी न देखना चाहते हों, लेकिन अब दोनों से मुलाकात बहुत ज़रूरी हो गई थी। नूरुल हुदा उन्हें देखते रहे, फिर तवक़्क़ुफ़ के बाद कहा, आओ अंदर चलकर बात करते हैं। मुस्कुराए, फिर बाबाजान की तरफ मुड़े, जो उन्हें अजीब से नजरों से देख रहे थे। ये मुलाकात आपके बगैर अधूरी है बाबाजान। वो अपनी जगह से हिले भी नहीं।
आज तो उसे मौका दे बाबा जान के ये अपनी बात कह सके। उन्हें खामोश देखकर नूरुल्लाह ने हसीयत भरे अंदाज में इसरार किया था। बाबा जान की आंखें झिलमिला गई। उस्तान के चेहरे से नजर हटाते हुए आगे बढ़े। फिर वो तीनों साथ साथ चलते ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। मामा, आप उन्हें जानती हैं? तानिया ने मरियम को कुरेदा। नहीं। और आपने सुना मामा, वो पापा को हादी भाई कह रहे थे? उसे ने पॉइंट आउट किया तो मरियम भी हैरत का इजहार करते हुए बोली, मैंने किसी को नूरुल्लाह के लिए नाम इस्तेमाल करते नहीं सुना। शायद पुराने मिलने वाले होंगे, उन्होंने कयास लगाया। एनीवे, मैं बहादुर को चाय का कह दूं। तानिया ने किसी को मुखातिब किए बगैर कहा और चलती हुई किचन में आ गई। बहादुर, एक जबरदस्त सी चाय और कुछ स्नैक्स अंदर ड्राइंग रूम में ले जाओ, एक खास मेहमान आया। ठीक है जी, कहकर बहादुर चाय के इंतजाम करने लगा। किचन के दरवाजे तक आकर तानिया को एक ख्याल आया तो वापस पलटी और किचन टेबल पर चढ़कर बैठती बहादुर से बोली, पूछोगे नहीं कौन आया है? कौन आया है तानिया बीबी? तानिया की फरमाइश पर उसने पूछा। उसके रद्द अमल को सोचकर शरारत से बोली, मलिया फारूकी के शोहर आए। क्या? बहादुर ने बड़ा सा मुंह खोलकर उससे देखा। सच कह रही हूँ, और तुम्हारी मलिया बीबी का एक बेटा भी है। वो बहादुर के हैरत से हिस्स उठाकर बोली तो बहादुर का खुला मुंह कुछ और खुल गया। मलिहा बीबी का बेटा? तानिया ने सर हिलाकर उसकी शक्ल देखी, जो मुंह पर दोनों हाथ रखे तानिया को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। अब बीबी साहब के बारे में ही बात कर रही है ना? कर्नल साहब की बेटी के बारे में? हाँ, मैं तुम्हारी बीबी साहब के बारे में बात कर रही हूँ, मलिया फारूकी के बारे में। क्यों भूल गए उन्हें? वो एकदम ही अफसरदा हो गया था। वो ऐसी नहीं थी कोई उन्हें भूल जाता, पर यहाँ तो किसी ने उन्हें याद ही नहीं रखा। फिर उसने तानिया की तरफ देखकर अचंभे से कहा, लेकिन आपने ये अभी क्या बात कही? बीबी साहब का तो कोई बेटा नहीं है और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वो हंसी। नहीं बहादुर, मलिया फारूकी की शादी हुई थी और उनका एक बेटा भी है जो एएसपी है। जानते हो, एएसपी पुलिस का बड़ा अफसर होता है। होता होगा तानिया बीबी, मगर वो पुलिस वाला बीबी साहब का बेटा हो ही नहीं सकता। वो अड़ेलपन से बोला। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बीबी साहब मर गई थी। तानिया कितनी देर हंसती रही, फिर कहा, ठीक है वो मर गई थी, मगर मरने से पहले लोग शादी भी करते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। मगर तानिया बीबी, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो अब भी उड़ा हुआ था। तानिया छोटे बच्चे की तरह से समझाने लगी, देखो जब वो यहाँ से गई थी तो उनकी शादी नहीं हुई थी, मगर यहाँ से जाने के बाद उन्होंने उस्ताद मुस्तफ़ा से शादी कर ली थी। फिर उनका बेटा पैदा हुआ और वो मर गई। वो उलझ कर बोला, मगर बीबी साहब कहीं नहीं गई थी, इसी घर में उनकी मौत हुई थी और इसी घर से उनका जनाजा उठा था। क्या? अब की तानिया हैरान रहेगी। जी तानिया बीबी, बीबी साहब कुमारी मर गई थी, उनकी शादी तो कभी हुई ही नहीं थी। तानिया के सिर में धमाके से होने लगे थे। वो आहिस्ता से टेबल से उतर गई और बहादुर कहता जा रहा था, पता नहीं तानिया बीबी आपको किसी ने क्या बताया, लेकिन हमें इस बारे में बात करने से सख्ती के साथ मना किया गया है। वो तो आपने मरने वाली के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी तो हम भी बोल पड़े, पर आप आगे हमसे कुछ न पूछिएगा। और आगे रखा भी क्या है, वो बेचारी मर गया और सारी बातें खत्म हो गई। बड़ी नेक लड़की थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। बातें खत्म नहीं हुई, उसने दिल में कहा, बातें तो शुरू हुई। जब मलिहा ने दादाजान के हुक्म से सरताबी नहीं की तो उसे गुमनाम क्यों करार दिया गया? उसकी मौत किन हालात में और क्यों उसे पुरस्कार बनाया जा रहा है? और सबसे अहम चीज़ ये बात क्यों मशहूर की गई कि वो उस्ताद मुस्तफ़ा की बीवी थी? और उनकी असल बीवी और शयान की माँ कौन है? और उसकी शख्सियत को क्यों छुपाया गया? और क्यों शयान को भी यकीन दिलाया गया कि वो मलिहा का बेटा है? सवाल हर तरफ बिखरे थे, पर जवाब कहीं नहीं था। वो लॉन्च में ड्राइंग रूम के ग्लास डोर से अंदर देखने लगी, जहाँ से पर्दा हटा हुआ था। दादाजान सोफे पर बैठे बार बार पहलू बदल रहे थे। नूरुल्लाह उस्तान के साथ बैठे उनके कंधे पर बाजू फैलाए धीरे धीरे बोलते उस्तान की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो पहले ही जानती थी कि नूरुल्लाह बाबाजान कभी मलिहा के बारे में जुबान नहीं खोलेंगे। अब उसने उस्तान का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल कर लिया था। न जाने अब ये तीनों अंदर बैठे कौन सा स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, और 3 लोग जिन्हें मलिहा ने सबसे ज्यादा चाहा था उसके बारे में सच बताने को तैयार नहीं। पता नहीं उसकी जात पर झूठ के पर्दे क्यों डाले गए। कोई है तो उसे बेटी मानने को तैयार नहीं, और कोई कहता है कि उसके बच्चे की माँ थी। क्या गोरख धंधा है। वो चलती सोफे पर आ बैठी। कहानी के 4 बुनियादी किरदारों में से एक मौत की आगोश में चला गया, बाकी 3 जो भी बोलेंगे वो सच नहीं होगा। मगर शायद कहानी का कोई इंसानवी किरदार सच बोलने पर आमादा हो जाए, जैसे समीरा। ऑफ कोर्स उसने अपने ख्याल की तारीफ की। समीरा को जरूर पता होगा कि मलिहा की मौत क्यों हुई और कैसे हुई। अगर ये पता चल जाए तो बाकी की उलझनें भी सुलझ जाएंगी। लेकिन समीरा को मैं कहाँ ढूंढूंगी? मैंने तो कभी मलिहा के ननियाल में किसी शख्स को कस्री फारूकी में आता जाता नहीं देखा, तो फिर समीरा से मैं कैसे मिलूंगी? वो सोचने लगी। मेरी मम्मी शायान की मदर की कजिन है। तानिया को अचानक फाइजा की बात याद आई और उछलकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। ओ माय गॉड, फाइजा और शायान की माँ आपस में कजिन थी। शायान की माँ के ऐसे से तो सब मलिहा को ही जानते हैं। फाइजा की माँ है समीरा आंटी और फाइजा आंटी आफाक यानी समीरा आफाक। इट्स रियली अमेजिंग। वो हंसने लगी।
3 साल से इस घर में जा रही हूँ, जिसके रहने वालों का रिश्ता कसर फारूकी से बरसों पहले खत्म हो चुका है। और जवाद के एंगेजमेंट वाले दिन आफाक अंकल पापा के नाम पर चौंके भी तो थे। शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। और अब आगे की कहानी समीरा आंटी सुनाएंगी। वो जोश में चलती अपने कमरे से गाड़ी की चाबी उठाकर पोर्च में आ गई और कुछ ही देर में फायजा के घर पर थी। फायजा ने उसे देखा तो हैरान रह गई। तुम? हाँ मैं। लेकिन तुम इस कदर हैरान क्यों हो? तुम्हें पता है रात तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? फायजा अनसुनी करते हुए बोली, मैं शुरू से ही चाहती थी कि तुम्हारी और शयान की शादी हो जाए, और शयान को तुम्हारे पापा का नाम सुनकर ही उठपटांग किस्म के खौफ सताने लगे। और कल मैंने शयान को झूठ बोलकर इसीलिए बुलवाया था कि तुम दोनों आमने सामने बैठकर बात करोगे तो शायद उसके दिमाग से खौफ निकल जाए, फिर तुम भी उसकी बात मान गए। तो आखिरी हल यही बचा था कि मैं उजान अंकल को सब बता दूं, और मैंने उन्हें सब बता दिया। अच्छा, तो इसलिए वो पापा और दादाजान से मिलने घर आ पहुंचे? मैं भी हैरान थी कि इतने सालों में तो कभी दादाजान से मिलने नहीं आए, तो आज क्या वजह हो सकती है? क्या उजान अंकल तुम्हारे घर आए थे? फायजा पूछने लगी। आए थे नहीं, इस वक्त भी वो कसर फारूकी में मौजूद है। बहुत बदअखलाक हो, इतनी बरसों बाद हो तुम लोगों से मिलने आए और तुम उन्हें छोड़कर यहाँ चली आए। फायजा ने से सरजनिश की। उनकी पापा और दादाजान के साथ खुफिया मीटिंग चल रही है, इसलिए मेरी उस बदअखलाकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सुनो, मैं आज खास तौर पर आंटी से मिलने आई हूँ, उन्हें कमरे में बुला लो। वो अपने मतलब की बात पर आ गई। खैरियत? फायजा ने पूछा। हाँ, बस तुम उन्हें बुला लो। ठीक है, वो कहकर उठी और रूम से चली गई। फायजा बता रही थी तुम खास तौर पर मुझसे मिलने आई हो। बेड पर बैठने के बाद मोहतात अंदाज में बोली, जी आंटी, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी। कहो। 1 मिनट। उनकी इजाज़त पाकर उन्हें फायजा की तरफ रुख किया। फायजा, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। वो हैरान हुई मगर फ़ौरन ही जाने को खड़ी भी हो गई। मैं चाय बना कर लाती हूँ, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, बस इतना ख्याल रखना जब तक मैं कमरे का दरवाज़ा खोल न दूँ कोई हमें डिस्टर्ब न करे। जैसा तुम कहो। वो कहकर बाहर निकल गई और जाते जाते दरवाजे भी बंद कर गई। जी तो शुरू करें। उसे समीरा की तरफ देख कर कहा। तानिया ने महसूस किया कि वो कुछ मुस्तरफ सी थी। मुझे जानती है? उन्हें खामोश देखकर तानिया ने सवाल किया। समीरा उसके लहजे से समझ गई कि उस सवाल का मतलब क्या था और कहा, तुम नूरुल हुदा की बेटी हो और आप इफ्तिकार हसन की बेटी है। तानिया ने उनकी चुप होते ही कहा, मेरा मतलब है मलिहा के मम इफ्तिकार हसन की बेटी। तुम्हें फायजा ने बताया होगा। उन्होंने फौरन कयास लगाया। नहीं, मुझे मलिहा ने बताया। समीरा ने इस तरह से उसे देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो, मगर बहस नहीं की। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मगर अब लग रहा है मुझे उस रवैये पर एक बार फिर गौर कर लेना चाहिए। वो दानिस्ता बदलिहाज हुई। और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? वो नागवारी से गोया में। आपको शर्म नहीं आती? तानी एकदम से भड़क उठी। जो लड़की आपको अपनी बहन की तरह समझती थी, आप उस पर बहतान लगाती हैं कि वो अपने घर से भाग गई थी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मलिया घर से भागी थी। वो बल खा कर बोली, तो फिर मलिया और वसाम की शादी क्यों कर हुई? पूछने लगी। मलिया का अपने बाबा जान के साथ उस इश्यू पर झगड़ा हो गया, फिर बात पड़ गई और उन हालात में उसे घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बाद में अब्बा और चाचू ने दोनों में सलाह की कोशिश भी की, मगर फूफा जान ने कह दिया कि मलिया उनके लिए मर चुकी है। उसके बाद सबको ये मुनासिब लगा कि मलिया की शादी बाजार से कर दी जाए। वो इस्लाम के साथ भागी नहीं थी, उसे बाकायदा रुखसत किया गया था। वो गुस्से से चबा चबा कर बोली। तानिया ने सुकून से उनकी बात खत्म होने का इंतजार किया, फिर कहा, उनका इंतकाल किस तरह हुआ? वो एक पल को रुकी और कहा, शयान की पैदाइश पर मलिहा की वफात हो गई थी। मगर किस तरह? वो पूछ रही थी। समीरा जिच हो गई। बच्चे पैदा करते वक्त अक्सर औरतें मर जाती, इसमें पूछने वाली क्या बात है? हैरान होने की बात तो है ना? उनकी बात पर गौर करते हुए उठी और उनके सामने खड़े होते हुए दोनों बाजू लपेट कर कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? समीरा अचंभे से बोले तो तानी अपने अल्फाज पर जोर देकर बोली, अगर एक ऐसी औरत बच्चा पैदा करते हुए मर जाए जिसके यहाँ कभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ था, तो सुनकर हैरत तो होगी। इस बात से मेरा कुछ बोल नहीं पाई। मलिहा की शादी नहीं हुई थी। उसने बड़े सुकून से उन्हें देखते हुए कहा, एक ऐसी लड़की जो मर चुकी है, उसके बारे में इतना बड़ा झूठ के वो किसी की बीवी और किसी के बच्चे की माँ थी, बोलती हुए आपको शर्म नहीं आई? वो चुप हुई, फिर तंजिया हंसी के साथ बोली, लेकिन आप क्या किसी मरे हुए का लिहाज करेंगी? सिर्फ आपने जिंदा लोगों का लिहाज नहीं किया। शायन के साथ क्या किया आप लोगों ने? जिसे वो माँ समझता है उसकी माँ नहीं, अगर पता चल जाए उसे तो उसकी क्या हालत हो। और वो बदनसीब माँ जिसने उसे पैदा किया, उस पर कितना जुल्म किया आप सबने। और आज मेरी जिंदगी आप लोगों की वजह से बर्बाद हो रही है। इस सोचकर मलिया फारूकी का बेटा शायद मुझसे शादी नहीं करना चाहता, और मैं सच जानकर भी उसे बता नहीं सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कभी नहीं सह पाएगा कि जिस बाप से वो इतनी मोहब्बत करता है उसी ने उसकी माँ की शनाख्त के हवाले से उसे धोखा दिया। वो रुकी और शिकायती निगाह से समीरा को देखने लगी, जिनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। दादाजान, पापा, वस्तान और आप, मलिया ने हर एक से मोहब्बत की, और उसके मरने के बाद आप सबने उसके साथ क्या किया?
पापा और दादाजानी उसके जिक्र से लाताल्लुक हो गए जैसे वो कभी पैदा ही नहीं हुई थी। और वजदान जो मलिहा के लिए यकीन का चेहरा था, उसके चेहरे को धोखा बनाकर अपने बेटे के सामने पेश करते रहे और आपने वजदान को ऐसा करने दिया। किस कदर बदनसीब थी वो। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके मरने के बाद उसके साथ ये सब हो जाएगा। समीरा के आंसू और भी शिद्दत से बहने लगे, मगर तानिया उस पर तरस खाए बगैर बोलती रही। झूठ का ये महल खड़ा करने की क्या जरूरत थी? बताएं, मेरी और शयान की जिंदगी को बर्बाद करने का आपके पास क्या जवाब दे या देने के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है? इस हज़ाई अंदाज में कहते उसकी आवाज़ मज़ीद तेज होती गई। आज तो आंसू बहा रही, मगर जब मलिहा की मौत का तमाशा बना रही थी उस वक्त आपके आंसू कहाँ थे? मैंने मलिहा की मौत को तमाशा नहीं बनाया। वो चिल्ला उठी। हाँ, वो बदनसीब थी, मगर किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। फिर वो आंसू पोछे बगैर होले से बोलने लगी। मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि मलिहा मर चुकी है। किसने सोचा था वो इस तरह मर जाएगी? जीते जी कभी नहीं सताया, मरकर सबके लिए उम्र भर का अजाब बन गई। उन्होंने तानिया की तरफ देखा। ये कोई परियों की दास्तान नहीं जिसे सुनने के शौक में तुम यहाँ चली आई। जानती हूँ ये परियों की दास्तान नहीं है, मगर परी की दास्तान तो है जो जादू नगरी में खो गई। उनके पास बैठते हुए तानिया ने इस पर रसान से कहा था। समीरा भीगी आंखों से उसे देखने लगे और धीरे धीरे मासी के पर्दे हटाने लगे। आफाक शौक तो तभी गया था जब उसने शाम के पस मंजर में मलिहा और वजदान को एक दूसरे में खोए हुए देखा था, मगर उसने खुद को किसी भी तरह कयास राय से महफूज रखा। वो मलिहा और वजदान दोनों को ही अच्छी तरह जानता था। मलिहा सुलझी हुई समझदार लड़की थी और वजदान भी सुलझे मिजाज का शख्स था जो अपने काम से काम रखना पसंद करता था। आफाक ने उसे कभी लड़कियों में दिलचस्पी लेते नहीं देखा था। उन दोनों से ही किसी नादानी की उम्मीद रखना फजूल था। बाद के दिनों में आफाक ने उन दोनों को एक दूसरे से बेनियाजी बरतते ही देखा, मगर उसे ही महसूस होता था कि वो पूरी जान से एक दूसरे की तरफ मतवज्जा हैं। फिर उन लम्हों की बेख्तियारियां भी आफाक से छुपी न रह सकी, लेकिन मुस्तकिल उन्हें अपना वहम समझकर झटकता रहा। मगर जिस दिन नूरुल हुदा मलिहा को लेने आए थे, आफाक ने गेट से अंदर आते हुए दोनों को साथ खड़े देखा था। आफाक उसे बाहर गाड़ी तक छोड़कर वापस आया तो भी वजदान नहीं खड़ा था। कहाँ खो गए? वजदान ने अपने ख्याल से उभरकर आफाक को देखा। मैं नहीं खोया, दिल खो गया है। सच कह रहे हो? आफाक संजीदा हुआ। वजदान ने हंसते हुए कहा, नहीं, मजाक कर रहा हूँ, और अब अंदर चलो, यहाँ तो बहुत धूप है। वजदान बात बदल गया था, लेकिन आफाक को यकीन हो गया कि उन दो सुलझे हुए लोगों के दरमियान कोई उलझा हुआ सा ताल्लुक जरूर है। वो वजदान से उस बारे में खुलकर बात करना चाहता था, मगर उस रोज मौका नहीं मिल सका और अगले दिन आफाक और समीरा हनीमून के लिए शुमाली इलाही खजात चली गई। फिर 10 दिन बाद उसकी वापसी हुई। दूसरे दिन वो वजदान से मिलने अपने पापा के ऑफिस गया था, मगर वो वहाँ मिला ही नहीं तो वापस आ गया। आज ऑफिस आए थे। रात को डाइनिंग टेबल पर खाने के दौरान मुनीर हसन ने आफाक से पूछा, वजदान से मिलने गया था और जनाब वहाँ थे नहीं। उसकी बात काटकर मुनीर हसन ने उसकी बात पूरी की। आफाक खामोशी से खाना खाने लगा। क्या कहता? वो तो वजदान के लिए बेहद परेशान था। अगले दिन ऑफिस से वापसी पर उसके घर चला गया, मगर वो घर पर नहीं था। आफाक उसके नाम मैसेज छोड़ाया, लेकिन वजदान हनूज लापता ही रहा। आज 17 दिसंबर था और आफाक जानता था कि आज मलिहा की एग्जीबिशन है। वो कुछ दिन पहले ही पास ले आया था। उसका इरादा था कि मलिहा को सरप्राइज देगा। ऑफिस से फारिग होकर सीधे आर्ट्स काउंसिल जाने के बजाय आफाक डेली न्यूज़पेपर के ऑफिस आ गया। आर्ट्स काउंसिल में ज़बरदस्त एग्जीबिशन लगी है, चलोगे? और अपने रिपोर्टर दोस्त साजिद की डेस्क पर आकर बोला। चलोगे? वह अचंभे से बोलकर हंसा। मैं तो लेट हो गया हूँ यार, मेरा असिस्टेंट रिपोर्टर इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में बैठा मुझे दुआएं दे रहा होगा। शाम के अखबार में नुमाइश की कोई रिपोर्ट छापनी है। मैंने उससे कहा था डायरेक्ट वहीं पहुँच जाए, मैं भी सीधा वहीं आऊँगा, लेकिन एडिटर साहब ने बुलवा लिया। अब वो मेरी जान छोड़े तो मैं जाऊँ? कितनी देर लगेगी? बस ये रिपोर्ट फाइनल कर दो, फिर चलते। उसने कहा। रिपोर्ट में गुम हो गया। आफाक की कुर्सी पर बैठकर उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा था। साजिद ने जल्दी अपना काम खत्म कर लिया था। वो रिपोर्ट एडिटर के टेबल पर रखकर वापस आया तो आफाक उसे देखकर उठता बोला, वैसे वजदान भी अगर होता तो मज़ा आ जाता। हाँ यार, हमारी तगड़ी पूरी हो जाती। साजिद भी बोला, चल फिर उससे भी उठा लेती, पर उठाना कहाँ से है ये भी तो पता है हो। आफाक के जवाब में वो बोला, लाइब्रेरी से। आफाक हैरान हुआ, लाइब्रेरी से? तुझे रास्ते में बताता हूँ, उसने कहा और आफाक को साथ लेकर चल पड़ा। ये लाइब्रेरी का क्या चक्कर है? ड्राइंग करते हुए आफाक ने साजिद से पूछा। चक्कर लाइब्रेरी का नहीं, लड़की का है। वजदान और लड़की का चक्कर इम्पॉसिबल। आफाक हैरान हुआ। वो तो लड़कियों को भाव तक नहीं देता और लड़कियां हमें भाव नहीं देती। पर देख लो, तुम्हारी शादी भी हो गई और मेरी मंगनी भी। भाई, ये जो दुनिया है ना, इत्तेफाकात का मजमा है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। सूरज मगरिब से निकल सकता है, दिया आंधी में जल सकता है, पानी में आग लग सकती है और वजदान को मोहब्बत हो सकती है।
तू मुझे आज बता रहा है? उसकी सारी बकवास के जवाब में आफाक बिगड़ कर बोला, मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला है, वो भी इत्तेफाकन। उसने बिदक कर सफाई में कहा तो आफाक बोला, ट्रेलर तो दिखा दे, फिल्म भी तो दिखा दो यार, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। 2-3 महीने पहले मैं और वस्तान लाइब्रेरी में गए थे। वहाँ वो बार बार एक लड़की की तरफ देख रहा था। वो लड़की थोड़ी सी खूबसूरत तो थी, पर सच बात है मुझे तो ऐसी खास नहीं लगी कि वस्तान जैसा गहरा बंदा उसकी एक झलक देखकर ही मुतासिर हो जाए। फिर वो लड़की उठकर चली गई। हम लोग भी अपने काम से फारिग होकर उठ गए और बात आई गई हो गई। बल्कि उसके बाद से जो उसे लापता रहने की बीमारी हो गई तो मुझे शक भी नहीं हुआ कि ये उस लड़की के चक्कर में लाइब्रेरी जाता होगा। वो तो परसों में वहाँ गया तो उसे वहाँ देखा, फिर खुद ही मेरे पुष्टि पर बताने लगा कि सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में होता हूँ। लाइब्रेरी बंद होने के बाद सड़कें नापता हूँ, फिर जब नींद आने लगती है तो घर चला जाता हूँ। बस उसी बात पर मुझे शक हुआ। उससे पूछा तो हंसने लगा, लेकिन तरदीद भी नहीं की। वो आखिरी जुमले पर सोचता हुआ बोला, आफा गहरी सोच में डूब गया था। उसकी निगाहों में बार बार उस शाम का मंजर घूम रहा था जिसमें तख्त पर बैठी मलिया खोए से अंदाज में अपने सामने बैठे वस्तान को देख रही थी, जिसके अंदाज में भरपूर वारफ्तगी थी। आफा की पेशानी पर लकीरें से उभर आई। वस्तान लाइब्रेरी की पथरीली सीढ़ियों पर बैठा किताब की वरक उलट रहा था जब आफा और साजिद उसके सर पर आ पहुंचे। अगर इल्म की समंदर में यूं ही गौते पर गौता लगाते रहे तो किसी दिन डूब जाओगे। आफाक ने हाथ मारकर किताब बंद कर दी। उठ, हम तुझे लेने आए, मगर मैं नहीं जा सकता। उसे फौरन इनकार कर दिया। क्यों? जवाब में वजान गुरेज के कुछ पलों के बाद बोला, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर साजिद बोला, जिसके इंतजार में तो 3 महीने से धूल फांक रहे वो आज भी नहीं आएगी। मैंने कभी भी उसके आने की शर्त अपने इंतजार के सामने नहीं रखी। तो तुम मानते हो कि तुम उस लड़की के इंतजार में यहाँ आई हो? साजिद अचानक ही संजीदा हो गया था। न मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा, वो आहिस्ता से बोला, वस्तान मुझे तुमसे इस पागलपन की उम्मीद नहीं थी। आफाक चिढ़ सा गया। जिस लड़की की तुमने सिर्फ शक्ल ही देखी है उसके लिए तुम खुद को इस तरह बर्बाद कर रहे हो? क्या दीवानगी नहीं है? तो वो मुस्कुराया, और दीवाने को सिर्फ अपनी दीवानगी से मतलब होता है। एक दिन के नागे से तेरी दीवानगी में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। न वो आकर तेरी गैर हाजिरी नोट करने वाली है। अब उठ जा, साजिद ने कहा। फिर उसके नहीं करने के बावजूद वो दोनों उसे घसीटते हुए गाड़ी में ले आए। वो आया तो बेदिली से था, मगर नुमाइश में मलिहा को देखकर उस इत्तेफाक पर हैरान हो गया। आफाक न जाने किधर था और उसके साथ खड़ा साजिद किसी से इंटरव्यू ले रहा था। वैसे अपने आप ही उसकी तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में साजिद का कैमरा था। बिना सोचे गैर इरादी तौर पर उसने मलिहा की कई तस्वीरें खींच दी। अपने चेहरे पर फ्लैश की रोशनी महसूस करके मलिहा तो सिर्फ मतवजा भी तो वस्तान को देखकर वो भी हैरान रह गई। वो दोनों हर तरफ से बेगाना आपस में बातें कर रहे थे। तभी आफाक उस तरफ चला आया। रंग तो उसने मलिहा के चेहरे पर भी देखे थे, मगर वस्तान की आंखों की चमक ने उसे वाकई उलझा दिया था। मलिहा पलट चुकी थी। आफाक चलता हुआ वस्तान के पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर गंभीर लहजे में बोला, वो मेरी बहन है। वस्तान इसकी तरफ देखा जो जाती हुई मलिहा को देख रहा था। और मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, वो अपनी मखसूस वाज़े अंदाज में बेधड़क बोला था। आफाक उसे देखता रहा, फिर उसके इशारे से हाथ हटाकर बोला, बाहर चलकर बात करती। मैंने मलिहा को पहली बार लाइब्रेरी में देखा था। वो घास पर अफवाह के मुकाबले दोनों हाथ पीछे टिकाए दूर आसमान के वसत में खोया कह रहा था। मैं वहाँ साजिद का इंतजार कर रहा था कि मलिहा को आते देखा। पहले गैर इरादी नज़र के बाद मैंने उन पर से निगाह हटा ली थी, पर नज़र हटाने के बाद मेरा दिल चाहा एक बार और उनकी तरफ देखूं। अपनी ख्वाहिश मुझे भी अजीब लगी थी। मैं उन पर से तवज्जो हटाने के लिए किताब पढ़ने लगा और थोड़ी देर में ही साजिद भी आ गया था, मगर मैं मलिहा से अपनी तवज्जो हटा नहीं पाया। वो ऐसी जगह बैठी थी कि हर बार सफ़ा उलटते वक्त मेरी नज़र उनके चेहरे पर ठहर जाती। इतने फासले और ऊंचाई पर होने के बावजूद मुझे उनका हर नक्श बहुत साफ दिखाई दे रहा था। मैं उनकी पलकों का उठकर गिरना महसूस कर रहा था। उनकी गर्दन की हरकत के साथ उनके गले में पड़ी बारीक चेन पर पड़ते बाल बहुत वाज़िया नजर आ रही थी। उनके बाल बार बार उनके चेहरे पर अड़क जाते और उन्हें अपने चेहरे से हटाने के लिए हाथ से समेट कर पीछे करते तो ऐसे में उनकी कलाई में पड़ी चंद चूड़ियाँ खनक जाती। मैं इस खनक को सुन रहा था। ऐसा लग रहा था बिल्कुल मेरे सामने बैठी है। वो रुका और फिर मुस्कुरा कर गोया हुआ। फिर ऐसा लगा कि वो डिस्टर्ब हो रही है। वो एकदम से किताब पर से निगाह हटाकर इर्द गिर्द देखती और फिर दोबारा सर झुकाकर किताब पढ़ने लगती। मगर कुछ देर बाद वो फिर से अपने आसपास देखने लगते। शायद उन्होंने मेरी नज़र को महसूस कर लिया था। वो मुस्कुराया, फिर मुस्कुराहट रोक कर बोला। कुछ देर बाद वो उठी और चली गई। ऐसा लगा कोई ख्वाब खत्म हो गया हो, मगर ख्वाब का असर बाकी था।
अगले दिन मुझे लाइब्रेरी में कोई काम नहीं था, मगर फिर भी लाइब्रेरी आ गया। मुझे खुद भी अपनी हरकत की वजह समझ नहीं आई, लेकिन मलिहा को देखकर कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं रही। फिर वो चली गई तो मैं भी उठ गया, मगर उस रोज उनके जाने से ख्वाब टूटा नहीं था, मुस्तकिल हो गया था। तीसरे दिन फिर मैं वहीं बालकोनी में आकर बैठ गया, मगर वो नहीं आए तो मैं परेशान हो गया। अगर वो ना आए तो वो 2 दिन से आ रही थी, लेकिन ज़रूरी तो नहीं था कि आज भी आती। उस ख्याल के बावजूद मैं वहाँ से हिला नहीं। दोपहर टहलने के बाद वो आ ही गई, मगर मेरी नज़रों ने उन्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया था। जरा देर बाद ही उठकर जाने लगे। इंतज़ार के उन घंटों ने मुझे समझा दिया था कि अब मैं उनके बगैर जी नहीं सकता। मैं भी उनके पीछे बाहर आ गया और सीढ़ियों पर उन्हें आवाज़ देकर रोक लिया। उन्होंने पलट कर मुझे देखा और मैंने उनकी आंखों में बोलते बोलते एकदम मुस्कान के होठों पर मुस्कुराहट आई। नहीं देखना चाहिए था, अगर कुछ बचा भी था तो उन आंखों में डूब गया। मैंने उनसे कहा, आप मुझसे शादी करेंगी? इतना कहकर जोर से हंस पड़ा और हंसी के बीच कहने लगा। बहुत गुस्सा आ गया था उन्हें, इतना गुस्सा कि मुझे डांट भी नहीं सके, पर मैंने उनसे कह दिया कि अपने सवाल के जवाब के लिए मैं क़यामत तक उनका इंतजार करूंगा। तीसरे दिन वो आए तो, मगर मेरे इंतजार के लिए नहीं, किताब वापस करें। लेकिन इतना भी गनीमत था कि मुझसे बात करने पर राजी हुए। मुझे नहीं पता मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं, मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि अपना दिल खोलकर उनके सामने रख दूं। मुझे वाकई मोहब्बत का इजहार करना नहीं आया। उस दिन के बाद मलिया फिर वहाँ नहीं आई। वो अब गर्दन गिराए घास को देखते हुए बोल रहा था। 2 महीने हर रोज सुबह से शाम तक मैं उन सीढ़ियों पर बैठा दुआ करता कि जवाब देने न सही, मगर वो अपना चेहरा दिखाने ही आ जाए। वो तो नहीं आई, मगर मैं उनकी झलक देखने उनके पास पहुंच जाऊंगा, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। उस शाम तुम्हारे घर में मलिहा को देखकर मुझे यकीन ही नहीं आया था। पता है, उनका इंतजार करते करते अक्सर मैं खुद से उलझ पड़ता है। मैं उनकी खातिर मिटता जा रहा और उन्हें एहसास ही नहीं, मगर उस रोज महसूस हुआ वो इतनी भी बेनियाज थी। बोलते वक्त उसने नजर उठाकर आफाक को देखा, लेकिन ये एहसास मेरे लिए काफी नहीं है आफाक। मैं जिंदगी का हर पल उनके साथ बिताना चाहता हूँ। मुझे वो हक चाहिए कि उन्हें अपना कह सकूँ। वो चुप हुआ और यूं ही हाथ आगे करके जानने लगा। आफाक ने उससे देखा और पूछा, मलिहा ने कभी इस बारे में तुमसे बात की है? एक बार उनकी आंखों में अपने अक्स तो देखा था, लेकिन उनकी जुबान से अब तक वो अल्फाज नहीं निकले जो मैं सुनना चाहता हूँ। वो रुका, फिर संजीदगी से बताने लगा। कल उन्होंने मुझे लाइब्रेरी बुलाया है। तुम मलिहा के साथ सीरियस हो ना? वजदान ने नजर उठाकर आफाक को देखा। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? बात एतबार की नहीं है वजदान। आफाक उस पर से नजर हटाता आहिस्ता से बोला, मलिहा बहुत सादा सी लड़की है, मसलहतों और समझौतों को नहीं जानती है तो सिर्फ इतना कि प्यार करना है तो करना है, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, कहीं कोई एहसास बचा कर नहीं रखती। पागल है, इतना भी नहीं समझती कि गहरी मोहब्बत के जख्म भी गहरे होते हैं, मगर हसास भी है। खराश लग जाए तो तड़प उठती है, कहीं जख्म लग गया तो झेलना मुश्किल है। ख्याल रखना वजदा, उसे कभी चोट न लगे। आई प्रॉमिस, खुद पर झेलूंगा, लेकिन मलिया को तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। उसने पूरे दिल से वादा किया। आफाक यकीन करने वाली मुस्कुराहट के साथ उठा। उसे भी अपने साथ उठने को कहा। चलो अंदर चलते, मैं भी मलिया से भी नहीं मिला। तुम जाओ, मैं तो अब घर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मलिहा की मौजूदगी में मैं खुद को रोक नहीं पाता और तुम्हारे होते ये सब मुनासिब नहीं लगता। उसकी संजीदगी से बोलने पर आफाक ने मसनवी खफगी से वजदान को घूरा। अभी जो इतना बकवास कर रहे थे तब ख्याल नहीं आया कि कुछ संसर कर ले, और अब अंदर जाते हुए शर्म आ रही है। और वजदान ने फौरन इसकी गलतफहमी दूर कर दी। मैं मलिहा के ख्याल से कह रहा हूँ, इस सिचुएशन में कोई भी बहन भाई की मौजूदगी से इसे पिटा जाएगी। अल्लाह हाफिज। वो जाने लगा तो आफाक ने कहा, भाई साजिद का कैमरा तो दे दे, उसे कहाँ ले जा रहे हो? अरे यार, भूल गया। अपने सिर पर हाथ मारकर गले से कैमरा निकाल के उसने आफाक को पकड़ा और हाथ हिलाता हुआ चला गया।